छात्रों, आज हम अनामिका इस कवयित्री के कूड़ा बिनते बच्चे इस कविता को समझते हैं। इस कविता का बिल्कुल संक्षेप में सार इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में कूड़ा बिनते बच्चे बच्चों का जो दृश्य है उसको उकेरा गया है। ये बच्चे हमेशा जल्दी में रहते हैं, उनके पेट में चूहे कूदते हैं, अर्थात वे हमेशा भूख से व्याकुल रहते हैं। फिर भी ये गिलहरी की भांति बहुत तेज चलते हैं। उनकी पीठ पर कूड़े की जो बोरियां होती है उनमें रम की बोतलें जो है वह टन टन की आवाज़ करती है। कूड़े के ढेर में वे अक्सर यही देखते हैं कि चींटे डोंगों से पेड़ा खुरच कर अपने घर ले जाते हैं। सचमुच इन बच्चों को देखकर कवयित्री के मन में संवेदना के अगणित दृश्य उभर कर आते हैं। अब हम प्रस्तुत कविता पहले पढ़ लेते हैं। उन्हें हमेशा जल्दी रहती है, उनके पेट में चूहे कूदते हैं और खून में दौड़ती है गिलहरी। बड़े बड़े डग भरते चलते हैं वे, तो उनका ढीला ढाला कुर्ता तन जाता है फुलकर उनके पीछे, जैसे कि हो पाल की कश्ती का। देखिए, जैसे कि हो पाल की कश्ती का। बोरियों में टन टनन की गाती हुई रम की बोतलें उनकी झुकी पीठ की रीढ़ से कभी कभी कहती है, कैसी हो, कैसा है मंडी का हाल। बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं वे पाताल तक और वहाँ लग्गी लगाकर बैंगन तोड़ने वाले बोनों के वास्ते बना देते हैं माचिस के खाली डिब्बों के छोटे छोटे कई घर। अगले पृष्ठ पर देखिए, खुद तो वे कहीं नहीं रहते पर उन्हें पता है घर का मतलब। वे देखते हैं अक्सर चींटे भी कूड़े के डोंगों से पेड़ा खुरच कर ले जाते हैं अपने घर। ईश्वर अपना चश्मा पोंछता है सिगारेट की पन्नी उनसे ही लेकर। तो देखिए, इससे इस कविता में ये जो कूड़ा बिनते बच्चे हैं उनके जीवन को एक झांकी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो झांकी बहुत ही दयनीय है, करुणा उत्पन्न करने वाली है और किस तरह से इन बच्चों का जो अपने जीवन में जो संघर्ष है उस संघर्ष को दिखाने की कोशिश की है। देखिए, उन्हें हमेशा जल्दी रहती है, तो स्पष्ट ही है कि जी रात का या सुबह का खाना उन्हें नसीब हो, इसलिए ये जो बच्चे हैं वह किसी इस ढेर में या उस ढेर में उन्हें कोई अच्छा एक तरह से कबाड़ मिल जाए और वह कबाड़ी को बेचकर अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का जीवन, अपने पेट को पाल सके। इसलिए उन्हें हमेशा जल्दी रहती है, क्योंकि उनके पेट में चूहे कूदते हैं, अर्थात उन्हें भूख लगी होती है और ये भूख के कारण मानो घूमते रहते कि कहीं उन्हें अच्छा कबाड़ मिल जाए। और खून में दौड़ती है गिलहरी, और उनके खून में जिस तरह से हमने देखी है गिलहरी को, वह इतनी तेज दौड़ती है कि आँखों की जो पलक है वह भी नहीं झपकती कि वह गायब हो जाती है। इसी तरह से इनके देखिए, उन्हें पेट भर खाना नहीं नसीब होता, फिर भी उनकी खून में इतनी ताकत है कि वे जल्दी अपना जो कबाड़ है उसको ढूंढने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बड़े बड़े डग रहते, तो इनका दृश्य हमने समाज में कई बार देखे हैं और उसको सामने लाकर देखिए, इस तरह की कल्पना कीजिए कि ये जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, किस तरह से बच्चे तो छोटे होते हैं लेकिन उनके जो पैर होते हैं वे मानो लंबी लंबी एक तरह से जिसे हम टांगे कहेंगे कि टांगे डालकर वे चलते रहते हैं। और उन्होंने जो पहना हुआ कुर्ता होता है वह उनके माप का न होने के कारण उनका ढीला ढाला कुर्ता तन जाता है फुलकर उनके पीछे, जैसे हो पाल कश्ती का। कश्ती का मतलब जिसे हम नाव कहेंगे, तो यह जो नाव है उसको हवा की या जिसे हम कहेंगे कि वायु के गतिरोध को रोकने के लिए जिस तरह से पर्दा लगाया जाता है जिसे पाल कहा जाता है,
तो वह जिस तरह से फूलता है हवा के कारण, उसमें हवा भर जाती है, मानो वह गुब्बारे जैसा होता है। उसी तरह से इन बच्चों का जो कुर्ता है उसमें भी हवा भर जाती है, क्योंकि वे जल्दी जल्दी चलते हैं। और जैसे वह हवा की गतिरोध के विरुद्ध चलते हैं तो वहाँ पर उनके कुर्ते में मानो वह हवा भर जाती है। तो कल्पना कीजिए कि किस तरह से उनका शरीर तन जाता है और वह फुलकर पीछे रह जाता है, शरीर आगे और उनका कुर्ता मानो पीछे, इस तरह से दिखाई देता है। बोरियों में टन टनन गाती हुई रम की बोतलें। तो इस तरह से इन बच्चों ने शराब की बोतलें जो अपनी बोरियों में डाली हुई है उनका आवाज़ आता है। तो देखिए ये एक बहुत बात अलग सी बात यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है। लेखिका का नाम आपको याद रखना है, कात्यायनी जी। कात्यायनी जी देखिए क्या कहना चाहती है। उनकी झुकी पीड़ की रीढ़ से, देखिए उनमें काफ़ी सारा बोझ होता है। आप कल्पना कीजिए कि ये बच्चे छोटे होने के कारण ज़्यादा बोझ उठा भी नहीं पाते होंगे, और जितना बोझ वे उठा पाते होंगे उनसे उनकी पीठ झुक जाती है। और उनकी झुकी हुई पीठ की रीढ़ से कभी कभी कहती है, यानी पीठ जो है वह रीढ़ से, रीढ़ का मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि जो मज्जा रज्जु होता है, उस मज्जा रज्जु से वह पूछती है कि कैसी हो, यानी वह सही सलामत तो है, कहीं उस पर ज़्यादा बोझ तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैसा है मंडी का हाल। तो देखिए मंडी यानी बाज़ार का, बाज़ार अगर तेज हो, बाज़ार में अगर महंगाई हो तो वहाँ पर यानी जो व्यापारी है वे अच्छी तरह से अपना मुनाफा कमा पाते हैं, या जो किसान है वे भी अच्छा मुनाफा कमाने के कारण यहाँ पर उनके हाथों पैसे आ जाते हैं, और वह पैसे शराब में उड़ेल देते हैं, और उससे जो खाली बोतलें हैं वह इन बच्चों को कबाड़ के रूप में मिल जाती है, और इसलिए उनका बोझ बढ़ जाता है। और इस तरह से उनकी जो झुकी हुई पीठ है वह रीढ़ से कहती है कि कैसे हो, कैसी है मंडी का हाल। बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं वे पाताल तक। इस तरह से देखिए यानी वह कभी कभी ऐसा कह सकते हैं हम कि ये जो कूड़ा बीनते बच्चे जो है वह किस तरह से यहाँ पर पाताल का मतलब जिसे हम नरक कहेंगे, कि इस तरह से ये बच्चे जो है वह अपना कबाड़ ढूंढने के लिए किसी गलत जगह पर भी जाते हैं। वहीं वहाँ लग्गी लगाकर, लग्गी का मतलब है लक्ष्य, उनकी नज़र जो है वह मानो वहीं पर लगी रहती है कि कहीं उन्हें कबाड़ न मिल जाए। बैंगन तोड़ने वाले, तो बैंगन तोड़ने वाले, कल्पना कीजिए कि बैंगन का जो पेड़ होता है काफ़ी नीचे होता है, तो झुक कर उन्हें काम करना पड़ता है बोनों के वास्ते। तो इस तरह से मानो वह बोने हो जाते हैं, जो कद है वह बहुत ही छोटी हो जाती है। बना देते हैं माचिस के खाली डिब्बों में छोटे छोटे कई घर। इस तरह से यहाँ पर कल्पना की गई है कि छोटी सी छोटी वस्तु यहाँ पर वह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मानो इस तरह की बात यहाँ पर शायद कात्यायनी जी कहना चाहती है कि छोटी सी छोटी लेकिन मूल्यवान वस्तु को ढूंढने का वे प्रयास करते हैं। वे खुद तो वे कहीं नहीं रहते। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा अर्थ हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो छोटे लोग हैं वह, अब कल्पना कीजिए कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि माचिस के खाली डिब्बों पर, ने माचिस की जो डिबिया होती है वह वास्तव में हमने यानी काफ़ी छोटी होने के कारण कल्पना कीजिए कि बचपन में बच्चे जो होते हैं उसको खेल खेल में उसका घर बना देते थे। लेकिन जो छोटे लोग हैं या जो गरीब लोग हैं वह किस तरह से इतने मामूली, या जिसे हम कबाड़ में या कचरे में फेंकने वाली चीज़ समझते हैं, उन चीज़ों से वे अपना घर संवारते हैं या बांधने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। ये तो हम देखते ही हैं झोपड़पट्टियों में। तो इसी तरह से जो घर का महत्व है वह चाहे राजा हो या रंक हो या गरीब हो भिखारी हो, उसके लिए घर का महत्व तो होता ही है। वह जहाँ कहीं भी रहे, चाहे वह सड़क पर रहे, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, या जिसे हम कहेंगे कि नैसर्गिक वातावरण जो है, भौगोलिक वातावरण जो चाहे जिसमें बरसात होगी या ठंड होगी या कड़ी धूप होगी, इससे बचने के लिए जिस तरह से वह छत का इंतज़ाम करता है, चाहे वह माचिस की तीलियों से या माचिस की खाली डिब्बियों से ही क्यों ना बना हो, तो घर का महत्व ये बच्चे काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वे कहाँ नहीं रहते, अर्थात स्पष्ट ही है कि वह कभी एक जगह पर कभी दूसरे जगह पर, पता नहीं कहाँ कहाँ वे कबाड़ ढूंढने के लिए चले जाते हैं, तो उनका अपना खुद का कोई घर नहीं होता।
क्योंकि फिर भी वे जो घर का महत्व है वह अच्छी तरह से जानते हैं, घर का मतलब अच्छी तरह से वह पहचानते हैं। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कात्यायनी जी ने और एक उदाहरण दिया है। वह इस तरह से कि वे देखते हैं अक्सर बिल्कुल अंतिम परिच्छेद में हम देखते हैं कि वह देखते हैं अक्सर चींटे भी कूड़े के डोंगों से पेड़ा खुरच कर ले जाते हैं अपने घर। ईश्वर अपना चश्मा पोंछता है सिगारेट की पन्नी उनसे ही लेकर। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो छोटे बच्चे हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे जो है, वह घर का महत्व इस तरह से जानते हैं क्योंकि जब वे काफ़ी कूड़े के अंबार को, ढेर को जब देखते हैं, उसमें कुछ कबाड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें इस तरह से दृश्य दिखाई देता है कि किस तरह से जो मकोड़े होते हैं, कीड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं, वे उसमें से जो उनके खाने लायक चीज़ होती है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पेड़ा का, यानी जो मिठाई होती है उसको किस तरह से वे देखिए इतना इतना बड़ा कूड़े का अंबार लगा होता है, ढेर लगा होता है, उसके बीच में वह पेड़े को ढूंढी लेती है और उसको खुरच खुरच कर, उसको निकाल निकाल कर, छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में वह निकाल कर अपने घर देखिए उस अवस्था में भी जहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हो, उसी के बीच में वह अपने लिए एक सुरक्षित जगह बना लेती है। यानी साल भर के लिए जब बरसात के दिन हो, जब वह बाहर नहीं निकल सकती, तब ये चींटियाँ किस तरह से अपने लिए भंडार बना लेती है। उसी तरह से यहाँ पर ये बच्चे घर का जो महत्व है वह अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, ये उदाहरण देकर समझाने की कवयित्री ने प्रयास किया है। आगे वह बताते हैं ये जो कूड़ा बीनते बच्चे हैं उनकी और एक संवेदना या मार्मिकता को यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है कि इन बच्चों पर जो संस्कार होते हैं वह काफ़ी गलत तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये बड़ों द्वारा जो सिगारेट के छोटे छोटे पन्नियाँ टुकड़े फेंके जाते हैं, उन टुकड़ों को लेकर किस तरह से ये जो बच्चे हैं उसको पीने की या उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी बीच में शायद ईश्वर नाम का एक बच्चा है, वह अपना चश्मा पोंछता है और सिगारेट की पन्नी इन्हीं से लेकर, अर्थात ये जो मकोड़े हैं, कीड़े हैं, शायद ये भी वह जो सिगारेट की पन्नी यानी टुकड़ा है उसको वे ले जाकर अपने घर में सुरक्षित रखना चाहते थे। तो उन्हीं से लेकर यानी उस कीड़े मकोड़ों से लेकर वह उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस कविता में कात्यायनी जी ने अनामिका इस कविता में किस तरह से यह एक छोटा सा दृश्य है कि कूड़ा किस तरह से ये बच्चे बीनते हैं, उनके जीवन की अवस्था, उनकी शारीरिक क्षमता और किस तरह से यहाँ पर यानी सामाजिक एक स्थिति का भी वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है कि मंदी का हाल यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और ये जो सामान्य लोग होते हैं वे कितना निकृष्ट इसके निवास में वे रहते हैं, इसका वर्णन किया है। और इसके बावजूद भी ये बच्चे घर का मतलब जानते हैं। घर के एक जो आधार होता है घर, तो और उसमें सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। नैसर्गिक स्थितियों से किस तरह से हम बच सकते हैं, इसका सभी मतलब ये जानते हैं। जिस तरह से चिड़िया अपना यानी बरसात के दिनों में अपना जो खान पान का सामान है वह किस तरह से ले जाती है, अर्थात घर यह एक भंडार के रूप में वह इस्तेमाल करती है। और इन बच्चों पर होने वाले संस्कार या परिस्थितिवश उन पर होने वाले दुष्परिणाम, ये इन सभीयों का चित्रण बड़ी मार्मिकता से और संवेदना उत्पन्न करने वाला हमें दिखाई देता है। इस प्रकार अनामिका द्वारा इस कविता को लिखा गया है। धन्यवाद।